कहिए प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल है? हल्ला नहीं करना। और गला काट प्रतियोगिता की स्थिति में गला काट प्रतियोगिता मुहावरे की तरह युद्ध उपयोग कर रहे हैं। ये मत सोच लिया गला काटने का कोई प्रतियोगिता है। तो आजकल आवाज ठीक, आवाज आजकल हर एक आवाज तो ज्यादा हो गया है। शांत रहिए, कानों को शांति प्रदान कीजिए और दिमाग को स्थिरता। हर तरह की आवाज आप तक पहुंचेगी। तो पिछले क्लास में हम मेजरमेंट और डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का जिक्र किए थे। आप लोग अच्छी तरह से समझे थे और आपको बताए थे कि प्रश्नों के लिए वीडियो क्लास अवेलेबल रहता है। और वीडियो क्लास भी काफ़ी ज़्यादा, कहिएगा कि एक बार वीडियो क्लास करिएगा तो पूरा चैप्टर रिवीजन होगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग किए होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा जरा सा भी गलती आजकल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हर बार जब रिजल्ट निकलता है ना, तो 10-15 हजार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका मार्क्स कटअप मार्क्स से केवल 1 नंबर कम होता है। हर बार कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए। रेलवे में तो कभी कभी 0.5 मार्क्स कम वाले 10-20 हजार स्टूडेंट आ जाते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा कुछ भी मौका आपको नहीं दे रहा है। आप हल्का सा अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित होंगे, प्रतियोगिता परीक्षा आपको रेस से बाहर कर देगा। लेकिन अगर आप हमारे नोट्स के सारे प्रश्नों को कवर कर लिए हैं, याद कर लिए, तो निश्चित तौर पर आप प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ सीट नहीं बल्कि टॉप कर सकते हैं। आप सारे प्रश्नों को याद करते जाइएगा। यकीन मानिए अंत में आपको टॉप करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। लेकिन उस क्वेश्चन में एक भी अगर आपके दिमाग से उतरा तो सीधा मेरिट लिस्ट से बाहर। एक भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक। अब पहला चैप्टर हम समाप्त कर दिए, उनमें मात्र 50 क्वेश्चन है। अब पहला चैप्टर समाप्त हो गया तो मतलब 50 क्वेश्चन का उत्तर आपके होंठ पर होना चाहिए। और कुछ दिन हमको साथ दीजिए, उसके बाद आपको लगेगा नहीं फिजिक्स आपकी बेहतर हो गई। जो समझना है वो हम क्लास में समझा रहे हैं, जो याद करना याद कर रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो प्रश्न लेकर आते हैं कि हमसे याद नहीं हो रहा है, तो हट जाइए, दूसरा काम करिए, कपड़ा का दुकान खोल के बिजनेस शुरू कीजिए। क्योंकि आपको याद नहीं हो रहा, बहुतों को याद हो रहा है। अब बहुत याद करके बैठल है। तो रेस में इतने हैं कि आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ दीजिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। और याद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण कि बैठकर सेल्फ स्टडी नहीं करना, बस, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है। क्या करता है स्टूडेंट सब, 7 दिन गांव चल जाएगा, 8वां दिन आएगा पटना, उसके बाद पढ़ने मन नहीं लग रहा है। ये कोई भी ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, 7 दिन पढ़ेगा, 10 दिन छोड़ देगा पढ़ाई, और उसके बाद जब भिड़ेगा तरह तरह के टेंशन, क्योंकि 8 दिन तक तो पढ़ा नहीं है, 10वां दिन उसको पता नहीं चल रहा है कि पहले क्या पढ़ रहे थे। तो तमाम तरह की बातें आती रहती है। लेकिन आपका पढ़ाई कंटिन्यू है तो आपका जो है अपने आप याद होते चले जाएगा। आइए दोस्तों, आज फिजिक्स के दूसरे चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। सब वीडियो क्लास देखे थे कि नहीं? आप देखिए तो कितना डिटेल में क्वेश्चन करवाए हैं।
एक एक क्वेश्चन पर टाइम दिए है ना, और उसमें लगता है कि हमको ऑफलाइन में डिस्कस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं ना? सब संतुष्ट है ना? दोस्त तो लग रही है। मार्केट में बहुत फालतू बात हमारे बारे में चलते रहता है कि ये बायोलॉजी पढ़ाता है, इसको फिजिक्स पढ़ाने नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। उस समय नहीं लगना है। जो है आपके सामने में है। आज दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर है मोशन, गति। गति क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेस्ट क्या है। रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विराम। तो गति को समझने से पहले यह भी समझ लेना जरूरी है कि रेस्ट क्या है। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए हमें एक खास पॉइंट की आवश्यकता है, और उस पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के सहायता से हम ना तो गति को समझ सकते हैं और न ही विराम। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन यह बात पहले समझिए कि गति क्या है। इसको समझने से पहले यह जान लेना आवश्यक होगा कि विराम क्या है। और इन दोनों को समझने के लिए हमें आवश्यकता है क्या? एक रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता क्यों है? तो इसके लिए हम पहले वास्तविक स्थिति पर आते हैं। और वास्तविक स्थिति यह है कि हम पृथ्वी ग्रह पर निवास कर रहे हैं। हम किस ग्रह पर निवास कर रहे हैं? और पृथ्वी ग्रह गतिशील है, वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो हम जिस ग्रह पर हैं वह ग्रह क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो हम भी क्या कर रहे हैं? तो वास्तविकता यह है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी रेस्ट में, हर कुछ क्या है? गतिशील ही है। और हर कुछ गतिशील है, हमेशा गतिशील है। हर कुछ गतिशील है, पृथ्वी का हमेशा गतिशील है। ये इसलिए कि पृथ्वी ग्रह ही क्या है? और अगर पृथ्वी ग्रह ही गतिशील है तो निश्चित तौर पर उस पर जो कुछ भी है सब क्या है कि ना है? तो वास्तविकता यह है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी रेस्ट में, सब कुछ हमेशा क्या है? गति में है। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस गति को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम मानते ही नहीं है कि वो गति है। एक अलग तरह के गति का हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। तो वास्तविकता क्या है कि पृथ्वी पर कुछ भी रेस्ट में, हर कुछ गतिशील है, क्योंकि जिस ग्रह पर हम रहे हैं, ग्रह पर रह रहे हैं, वह ग्रह स्वयं क्या है? और जब ग्रह ही स्वयं गतिशील है तो कुछ भी रेस्ट में संभव है। लेकिन इस ग्रह वाली गतिशीलता का परिभाषा हम फिजिक्स में पढ़ते वक्त छोड़ देते हैं, उसको ध्यान में। अब उस गति का तो हम जिक्र नहीं करेंगे, एक अलग तरह के गति का जिक्र करेंगे। और इस अलग तरह की यानी कि फिजिक्स के गति को समझने के लिए आपको चाहिए क्या? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता क्यों है इसको पहले समझिए। मान लीजिए ट्रेन जा रही है, आप प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन पर कुछ यात्री बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, आप प्लेटफॉर्म पर। तो ट्रेन चल रही है और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो आप कहिएगा कि ट्रेन में बैठा यात्री गतिशील है। आप हल्ला कर रहे हैं ट्रेन पर बैठा यात्री गतिशील है, गतिशील है। और ट्रेन पर जो है वो कह रहा है कि पागल है, कोई गतिशील नहीं, सब बैठल है। देखे कि ना, ट्रेन चल रही है, 10 यात्री बैठा है, आप प्लेटफॉर्म पर हैं, आप हल्ला कर रहे हैं ट्रेन में बैठे यात्री गतिशील है, गतिशील है। और ट्रेन वाला खिड़की से देख रहे, पागल, कोई गतिशील नहीं है, सब बैठल है, आप यहाँ है, कहाँ है कोई गतिशील? एक ही आदमी, एक को गतिशील लग रहा है, दूसरे को गतिशील। इस तरह का व्यवधान ना उत्पन्न हो, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका?
ट्रेन में बैठा यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के सापेक्ष गतिशील है, लेकिन ट्रेन में बैठा यात्री ट्रेन में दूसरे यात्री के सापेक्ष गतिशील नहीं है कि नहीं है? तो अगर हम रिफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कई तरह का व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। एक को लगेगा कि ये गतिशील है और दूसरा कहेगा ना ये गतिशील नहीं है। इसीलिए हमें आवश्यकता किसकी है? जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ये कहेगा कि चल रही रेलगाड़ी का यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े हमारे तुलना में क्या है, जबकि ट्रेन पर बैठा यात्री कहेगा कि ट्रेन में जो हमारे साथी यात्री है वो हमारे अपेक्षा गति में, वो जो हमारे हैं वो ही क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? कोई दिक्कत? तो विराम और गति को समझने से पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट तय करना पड़ेगा और उसी रेफरेंस पॉइंट को मानकर हम कहेंगे कि गति में है या गति में नहीं है। क्लियर? तो अब आप समझते हैं कि गति क्या है और विराम क्या है। तो हम गति और विराम को समझने के लिए हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देश बिंदु। और हम मान लिए कि रेफरेंस पॉइंट है राम का घर, इसको हम क्या मान लिए हैं? कुछ भी मान सकते हैं। तो एक व्यक्ति है राम और उसके घर हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है श्याम, रेफरेंस पॉइंट आपका यहां पर है, राम का घर यहां पर है। एक व्यक्ति क्या है? श्याम। पहला सेकेंड श्याम यहां पर आ गया, दूसरा सेकेंड श्याम यहां पर आ गया, तीसरा सेकेंड श्याम यहां पर आ गया, चौथा सेकेंड श्याम यहां पर आ गया। पहला सेकेंड राम के घर के सामने था श्याम, दूसरा सेकेंड राम के घर के कुछ आगे बढ़ा, तीसरा सेकेंड राम के घर को पार कर गया, चौथा सेकेंड राम के घर से और दूर चला गया। समय बढ़ते जा रहा है, समय, और श्याम की स्थिति राम के घर के सापेक्ष बदल रहा है कि स्थिर है? बदल रहा है ना। तो इसका मतलब श्याम किस अवस्था में है? तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ समय के अपने स्थिति में बदलाव लाते रहता है तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है? गति में है। जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति किसी निर्देश बिंदु, किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव लाते रहता है तब हम कहते हैं कि वह किस में है? गति में। तो गति में होने का मतलब है रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में बदलाव होते रहना। अगर किसी वस्तु, अगर किसी व्यक्ति का समय के साथ स्थिति में बदलाव होते जा रहा है तो निश्चित ही वह किस अवस्था में है? गति में है। निश्चित वह किस अवस्था में है? यानी गति में होने का मतलब है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होते रहना। गति में होने का मतलब है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होते रहना रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष। यही राम का घर नहीं लीजिएगा रेफरेंस पॉइंट में, तब हम गति को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, गति को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो गति क्या है समझ गए? गति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि समय के साथ स्थान में या स्थिति में। मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है, मोहन देखे पहला सेकेंड मोहन यहीं पर था, दूसरा सेकेंड मोहन यहीं पर है,
तीसरा सेकेंड मोहन यहीं पर है, मतलब मोहन गति नहीं कर रहा है, और गति नहीं कर रहा है तो विराम में है। राम के घर के सामने पहला सेकेंड घड़ी निकाल कर देखा, पहला सेकेंड में मोहन राम के घर के सामने, दूसरा सेकेंड भी मोहन राम के घर के सामने, तीसरा सेकेंड भी मोहन राम के घर के सामने। मतलब समय के साथ मोहन के स्थिति में राम के घर के सापेक्ष कोई बदलाव, समय के साथ जब स्थिति में कोई बदलाव नहीं आए तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में नहीं है बल्कि क्लियर हो गया, बात समझ गए। जब कोई व्यक्ति किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते रहता है, समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते रहता है, तो हम कहेंगे कि वह गति में। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में, समय के साथ किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपने स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला पाता है, तो हम कहते हैं वो क्या है, विराम है। उदाहरण के लिए हम बोर्ड के सामने खड़े हैं किस अवस्था में, विराम में, और वही किस अवस्था है कि ना। तो अगर बोर्ड के सापेक्ष हमारी स्थिति में कोई बदलाव, बोर्ड के सापेक्ष हमारे स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो हम विराम में है। अब बोर्ड के सापेक्ष हमारे स्थिति में बदलाव होते रहा तो हम गति में, जहां पर बोर्ड हमारा रिफरेंस पॉइंट है, क्लियर, बात समझ गए। तो गति और विराम में कोई दिक्कत नहीं ना। व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, आप समझा दीजिएगा कि नहीं। गति और विराम में कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों में अंतर क्या है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होते रहना। अब विराम का मतलब समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता है, नहीं तो वही ट्रेन वाला घटना घटेगा कि आप चिल्लाइएगा गति में है और ट्रेन वाला कहेगा कि पागल हो गया है, कोई गति में नहीं। इसीलिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता है, रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राम के घर के आगे पीछे होना भी गति में है, बिल्कुल। राम के घर के आगे पीछे पेंडुलम देखते हैं, आगे पीछे करता है जी, वो पेंडुलम गति में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो गति में होने का मतलब समय के साथ स्थिति में, विराम में होने का मतलब समय के साथ स्थिति में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, फिजिक्स के जिस शाखा में गति और उससे संबंधित कारणों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, यांत्रिकी। क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के भी कई पार्ट, जैसे एक थर्मोडायनामिक्स जिसमें उष्मा के बारे में पढ़ा जाता है, थर्मोडायनामिक्स भी एक पार्ट है किसका। उसी तरह ऑप्टिक्स, क्या है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का ही पार्ट है, ऑप्टिक्स जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह फिजिक्स का एक पार्ट है एकॉस्टिक्स, जिसके अंतर्गत साउंड के बारे में पढ़ा जाता है।
तो फिजिक्स को भी कई भागों में बांटा गया। फिजिक्स का वह भाग जिसमें उष्मा के बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है उसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। फिजिक्स का वह भाग जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा जाता है ऑप्टिक्स कहते हैं। फिजिक्स का वह भाग जिसमें ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में पढ़ा जाता है एकॉस्टिक कहते हैं। तो फिजिक्स का वह भाग जिसमें वस्तु के गति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फिजिक्स के किस शाखा के अंतर्गत गति एवं विराम का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है? मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी विज्ञान की फिजिक्स की वही शाखा है जिसमें गति के बारे में पढ़ा जाता है। अब मैकेनिक्स को भी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। मैकेनिक्स को भी सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एस्थेटिक्स वो शाखा है जिसमें किस वस्तु के बारे में पढ़ा जाए? किसके बारे में? विराम। एस्थेटिक्स मैकेनिक्स का वह भाग है जिसमें किन वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है? मैकेनिक्स का दूसरा शाखा है काइनेमेटिक्स। क्या है? जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? गति के, यानी गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है। और तीसरा शाखा है डायनामिक्स, जिसमें गति उत्पन्न होने के कारण, गति उत्पन्न होने का कारण है बल। क्या है? बल, यानी बल लगेगा तभी गति उत्पन्न होगा। तो डायनामिक्स में मुख्य रूप से बल के बारे में पढ़ा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो विज्ञान फिजिक्स के किस शाखा में गतिशील वस्तुओं के बारे में या गति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है? मैकेनिक्स को पुनः कितने भागों में विभाजित? एस्थेटिक्स, काइनेमेटिक्स और एस्थेटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें विराम वाली वस्तु के बारे में पढ़ा जाता है। काइनेमेटिक्स वह शाखा है जिसमें गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है। डायनामिक्स मैकेनिक्स का वह शाखा है जिसमें गति उत्पन्न होने के कारणों के बारे में पढ़ा जाता है। गति उत्पन्न होने के कारणों के बारे में पढ़ा जाता है। जब आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि गति उत्पन्न होने का कारण बल है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तभी गति उत्पन्न होता है। और यानी कि डायनामिक्स में आप ये भी कह सकते हैं कि डायनामिक्स के अंतर्गत बलों के बारे में पढ़ा जाता है। क्लियर? समझ गए? आइए दोस्तों, अब समझते हैं गति के प्रकार को। गति के प्रकार ध्यान दीजिए दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेली क्लास चलेगा, छठ तक डेली फिजिक्स चलेगा। गति, अरे वही बात हुआ। दिवाली का बिहार में वैसा कोई विशेष महत्व है नहीं, जो कुछ छठे ना है। दिवाली में तो बहुत लोग घर जाते भी ना है, ठीक है। हाँ, तो छठ के सामने दीपावली का कोई विशेष महत्व बिहार के संदर्भ में तो है भी नहीं, ठीक है। फिर भी हिंदू धर्म में जो दिवाली का महत्ता है हम उसकी कम नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं बोलिएगा कि हम महत्ता को कम कर रहे हैं, फिर भी तुलना अगर कर रहे हैं तो छठ महापर्व है। तो खैर आती है, सबसे पहले ध्यान ये कि गति जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, बहुत जटिल है। गति को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का ज्ञान होना जरूरी है। गति बहुत ही जटिल तंत्र है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का ज्ञान होना आवश्यक है। याद कीजिए, जो कोई भी 11th क्लास में फिजिक्स पढ़े होंगे उसका दूसरा चैप्टर मोशन ही है, जहां पर मोशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस की सहायता लेकर समझाया गया है। जो कोई भी 11th क्लास में मोशन को पढ़े होंगे तो वहां पर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेकर गति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है।
लेकिन यहां पर जब हम गति का अध्ययन करेंगे तो गति के उन पहलुओं को छोड़ देंगे जहां पर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन के एग्जाम में गति को उतना विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। क्लियर? तो हम गति के उन पहलुओं पर चर्चा नहीं करेंगे जहां आवश्यकता किसकी है, कैलकुलस की है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। क्लियर है ना? लेकिन आप समझ जाइए कि गति बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है। लेकिन यह गति कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार तो नोट में दिया हुआ है। गति के 6 प्रकार से हम आपको अवगत करा रहे हैं। क्लियर? गति के 6 प्रकार से हम आपको अवगत करा रहे हैं, समझने का कोशिश करिएगा। पहला गति, और समझिएगा बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है? पहला प्रकार है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। अब आप कहिएगा कि नोट में नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा तब ना। रैखिक गति, गति का पहला प्रकार रैखिक गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हिंदी में कहते हैं वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। जब कोई वस्तु सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के अनुरूप गति करती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। सड़क पर चलता हुआ बस की गति, पटरी पर दौड़ता ट्रेन की गति रैखिक गति, झूले की गति, झूले गति रैखिक, झूला सीधी लाइन या टेढ़ा मेढ़ा लाइन पर गति नहीं करता है, झूला आगा पीछा करता है। क्लियर? तो झूला है, हल्ला फिर कर रहे हैं। पढ़ाई मजाक का चीज, इसीलिए दिल थाम के। रैखिक गति समझे? सीधी रेखा पर होने वाले गति को भी क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? हम अपने दैनिक जीवनों में अधिकांश वस्तुओं के गति को जो देखते हैं वो प्रायः क्या है? आप सड़कों पर चलते हुए मोटरसाइकिल, साइकिल या फिर बस, ट्रक, सबके गति को किसमें अंकित कीजिएगा? रैखिक गति है। यानी कि यह गति का वह प्रकार है जो हमें अपने दैनिक जीवनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दैनिक जीवनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब कहिएगा क्यों? तो दैनिक जीवनों में सबसे ज्यादा गति हम सड़क पर देखते हैं। सड़क या तो सीधा होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है। सड़क कुछ और भी प्रकार के हो सकते, वहां पर भी हम आएंगे, लेकिन अधिकांश स्थितियों में सड़क या तो सीधी होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है। आपसे पूछ देगा मुसल्लपुर हाट से ऑटो पर बैठकर गांधी मैदान गए, किस प्रकार के गति में? किस प्रकार के गति में? रैखिक गति में। रैखिक गति में। पटना के बस स्टैंड पर बस पकड़कर बेगूसराय गए, किस प्रकार की गति में? रैखिक गति में। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर होने वाले गति को रैखिक गति। क्लियर हो गया? अब आप कहिएगा नोट में नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो आप नहीं समझे, कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम एक और तरह की गति का इस्तेमाल करें जो नोट में दिया हुआ है, ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जब गतिशील वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्थितियों को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त हो तो वह गति क्या है? यानी कि अगर केवल सीधी रेखा पर होने वाली गति की बात करें तो वह कैसी गति?
आप स्थानांतरित गति का परिभाषा पढ़िएगा तो परिभाषा यह दिया हुआ है कि गतिशील वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्थितियों को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा हो तो मतलब गति कैसी, यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि सीधी रेखा पर होने वाले गति को क्या कहेंगे, सीधी रेखा पर होने वाले गति को स्थानांतरित गति कहेंगे, सीधी रेखा पर होने वाले गति को रैखिक गति कहेंगे। अब यहां पर समझिए, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति, बात समझे, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रेखाओं पर होने वाली गति भी कैसी गति, लेकिन टेढ़े मेढ़े रेखाओं पर होने वाली गति स्थानांतरित गति नहीं होगा। क्लियर, बात समझ गए। क्या इन दोनों गति में किसी को कोई दिक्कत है? सीधी रेखा पर होने वाले गति को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन, या गतिशील वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्थितियों को मिलाने पर जब एक सीधी रेखा प्राप्त हो तो माना जाएगा कि वस्तु किस प्रकार की गति कर रही है, स्थानांतरित गति कर रही है। वस्तु किस प्रकार की गति कर रही है, स्थानांतरित गति कर रही है। कोई दिक्कत दोस्तों? सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है और सभी, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति नहीं। एनी प्रॉब्लम? क्या ये दोनों प्रकार के गति को समझे कि नहीं? दोनों प्रकार के गति में क्या समानताएं क्या असमानताएं, इस बात को समझे। कोई दिक्कत नहीं ना? आते हैं अब और गति से आपको परिचित करवाते हैं। क्लियर? यहां पर 2 लाइन लिखना जरूरी है कि सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति नहीं है। लिखना तो लिख लीजिए, पहले सुन लीजिए क्या लिखना है, सुनिए पहले, उसके बाद लिखना। पहले सुनिए, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति, लिख डालिए। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो अभी वीडियो क्लास तो फ्री है, एक बार और से क्लास देख लेना। आते हैं दूसरे प्रकार की गति शब्द को। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट लगेगा नोट करना है, नोट कर लेना है, लेकिन अंतिम पायदान है, आपको परीक्षा में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को याद करना सबसे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, या इसको हम गोलाकार भी कह सकते हैं, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार या गोलाकार मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे सड़क के मोड़ पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु गोलाकार या वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील रहे तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति।
गोलाकार या वृत्ताकार मार्ग पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब ध्यान दीजिएगा कि वृत्तीय गति के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी नहीं है कि वस्तु संपूर्ण वृत्ताकार मार्ग पर गति करे। सड़क के मोड़ पर होने वाले गति को भी क्या कहते हैं? सड़क, मान लीजिए इस तरह का मोड़ है सड़क पर, तो इस मोड़ पर होने वाले गति को भी क्या कहते हैं? इस मोड़, ये मोड़ जो है थोड़ा दूर के लिए ये वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वृत्तीय मार्ग या गोलाकार मार्ग पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करना कैसी गति है? वृत्तीय गति। मौत के कुआं में जो गति होती है बाइक मोटरसाइकिल से, वह किस प्रकार की गति है? वृत्तीय गति है। वह कैसी गति है? वृत्तीय गति है। कोई दिक्कत? तो वृत्तीय गति में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। वृत्ताकार या गोलाकार मार्ग पर, वृत्ताकार या गोलाकार मार्ग पर होने वाले गति को ही क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यहां पर एक बात समझनी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि मार्ग संपूर्ण वृत्ताकार या संपूर्ण गोलाकार होगा तभी उसे हम वृत्तीय गति कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कुछ रास्ता ही अगर वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर रहा है, एक छोटा सा पथ ही अगर वृत्तीय मार्ग का अनुसरण कर रहा है, तो उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए? मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल घूम रहा है वो किस मार्ग पर घूमता है? उसकी गति कैसी गति? आप जानते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किस मार्ग पर? वृत्तीय मार्ग पर। ग्रह के सूर्य के चारों ओर गति कैसी गति? आप ये भी जानते हैं कि उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो सैटेलाइट की भी गति जो ग्रह के चारों ओर होता है वो कैसी गति? वृत्तीय गति। कोई दिक्कत? सड़क के मोड़ पर जब वस्तु आती है और जब मोड़ लेती है उसकी गति कैसी हो जाती है? वृत्तीय गति हो जाती है। उसकी गति कैसी हो जाती है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप तो सर्कुलर मोशन समझ गए। सर्कुलर मोशन समझ गए हैं? किसे कहेंगे? कोई दिक्कत है ना? वृत्तीय या गोलाकार मार्ग पर होने वाले गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब हम समझते हैं रोटेटरी या रोटेशनल, रोटेटरी या रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घूर्णन गति। रोटेटरी भी कहते हैं और रोटेशनल भी कहते हैं। रोटेटरी भी और रोटेशनल भी हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या है समझिएगा दोस्तों। जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा हो, समझिए, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस, जिसको हिंदी में अक्ष कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहा है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब गोलाकार पथ पर गति। तो जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर, किसी एक्सिस के चारों ओर गति कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है? तब उसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार या गोलाकार मार्ग पर होने वाली गति को, अक्ष के चारों ओर होने वाले वृत्तीय गति को, अक्ष के किसी एक्सिस के चारों ओर होने वाले वृत्तीय गति को। आपके क्लासरूम में पंखा लगा हुआ है, पंखा का ब्लेड गोले गोल घूम रहा है जी, लेकिन उसके बीच में क्या है? एक्सिस है ना। तो पंखे के ब्लेड की गति घूर्णन गति है। पंखे की ब्लेड की गति, पहिए की गति, घड़ी की सुई की गति, एक्सिस है ना उसमें। एक्सिस, जहां पर एक्सिस है, एक्सिस के चारों ओर होने वाले गति।
एक्सिस नहीं है, एक्सिस है। ध्यान दीजिए, वृत्तीय मार्ग पर होने वाले गति को आप वृत्तीय गति भी कह सकते हैं, और दोनों प्रकार के गति में अंतर है कि इसमें एक्सिस होता है, इसमें एक्सिस। मौत के कुएं में होने वाली गति वृत्तीय गति है, घूर्णन गति नहीं है। लेकिन गाड़ी के पहिए की गति घूर्णन गति भी है और साथ साथ वृत्तीय गति भी है। क्लियर हुआ? पंखे की ब्लेड की गति घूर्णन गति भी है, और यानी सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति। जिसमें एक्सिस होगा वही क्या होगा, जिसमें एक्सिस होगा वही क्या होगा। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? और यहां पर आप क्या समझे, यहां पर समझे कि जितने भी घूर्णन गति है वो वृत्तीय गति भी होती है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति वही वृत्तीय गति घूर्णन गति होगा जिसमें एक्सिस होगा, कोई अक्ष होगा। घर के दरवाजे के केबाड़ की गति घूर्णन केबाड़ वृत्तीय मार्ग पर खुलता है, जिसमें कब्जा एक्सिस की भूमिका निभाता है। कब्जा, हाँ, लट्टू का घूमना घूर्णन गति है, लट्टू में एक्सिस होता है। सही पकड़े, वेरी गुड है। अलग में लट्टू की गति घूर्णन गति है, बिल्कुल सही, उसमें एक्सिस है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल पकड़े। कोई दिक्कत है ना? कहिए, रैखिक गति समझे, स्थानांतरित गति समझे, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन समझे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? मून का अर्थ का चक्कर लगाना वृत्तीय गति होगा, ठीक है। अब मून का अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमना, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है वो, लेकिन सूर्य के चारों तरफ जो है वृत्तीय गति। जब वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तब उसमें कोई एक्सिस नहीं ना है, तो वो केवल क्या होगा। लेकिन पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर भी घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति, एक होता परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, घूर्णन गति, ओ तो घूर्णन है ठीक है। कोई दिक्कत? अगले प्रकार के मोशन पर आए, समझ में आ रहा है दोस्तों? सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति वही वृत्तीय गति घूर्णन गति होगा जिसमें एक्सिस होगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब आपको एक और बेहतरीन गति से मुलाकात करवा रहे हैं। पेरियोडिक मोशन। आवर्त गति। आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन। अब आवर्त गति किसे कहेंगे? देखिए, जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर, निश्चित पथ पर, निश्चित मतलब पथ नहीं बदलनी चाहिए, पथ हमेशा कांस्टेंट। अब पथ का मतलब रास्ता होता है, पथ का मतलब रास्ता होता है, पथ का मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं तो आजकल बहुत कोई हिंदी समझने में भी दिक्कत हो रहा है। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल मतलब 2 मिनट है तो 2 मिनट, वो 2 मिनट 1 सेकंड नहीं हो सकता।
यानी पथ भी कांस्टेंट है, समय भी कांस्टेंट है। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को, कोई भी गति को बार बार दोहराती रहती है तो ऐसी गति को ही क्या कहते हैं? यानी कि आवर्त गति में तीन बातों का कांस्टेंट होना जरूरी है। पथ क्या होनी चाहिए, समय अंतराल क्या होनी चाहिए, और कोई भी गति हो वो दोहराती रहनी चाहिए। क्लियर? जैसे हम ही है, 1 मिनट में यहां आए, फिर 1 मिनट में यहां गए, फिर 1 मिनट में यहां आए, फिर 1 मिनट में यहां गए। हम कौन गति कर रहे हैं? आवर्त गति कर। पथ भी समान है, समय 1 मिनट कांस्टेंट कर दिए और बार बार क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं, तो क्या हो गया? आवर्त गति। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में किसी भी प्रकार की गति को क्या कर रहा हो? दोहराते रहने वाली गति को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है ना, साथ साथ पृथ्वी की गति, क्योंकि पृथ्वी एक ही पथ पर, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में एक बार घूम जाती है, अब फिर उसी पथ पर गति को क्या करते रहती है? समय अंतराल निश्चित रहता है कि नहीं? तो पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है, लेकिन वे आवर्त गति के 3 शर्तों को पूरा, तो वो भी आवर्त गति का भी पालन कर रहा। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आवर्त गति समझे? आवर्त गति में क्या, एक क्वेश्चन आ रहा, आटा चक्की में कौन सी गति होगा दोस्तों? अच्छा, वो चक्की एक्सिस ना, एक्सिस के चारों ओर रोटेशनल या घूर्णन गति होगा। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। तो आवर्त गति समझ गए। जब कोई वस्तु, मान लीजिए यहीं से, मान लीजिए कोचिंग से गांधी मैदान 10 मिनट में गए, गांधी मैदान से जिस रास्ते से गए उसी रास्ते 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में, तो आप रैखिक गति में है। लेकिन साथ साथ कोई भी गति आवर्त गति हो सकती है, कोई रैखिक गति आवर्त गति हो सकती है, घूर्णन गति आवर्त गति हो सकती है, वृत्तीय गति आवर्त गति हो सकती है, स्थानांतरित गति आवर्त गति हो सकती है, लेकिन साथ में कितने शर्तों को पूरा करना है? जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार, तो उस गति को क्या कहते हैं? कोई भी गति आवर्त गति हो सकता है। और वैसे ही बता दी कि मोशन इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मोशन इज नॉट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मोशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एक जटिल तंत्र है, क्योंकि वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की गतियां करते रहती है। पृथ्वी को अभी वृत्तीय गति करा रहे थे, अब आवर्त गति करवा रहे हैं, और जब मन होगा घूर्णन भी करवा देंगे। तो कोई भी वस्तु क्या एक समय में एक ही प्रकार की गति में रह सकती है? नहीं। कोई भी वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की गति का पालन कर सकती है। और गति जो होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होता है। फिलहाल हम 1 डायमेंशनल गति का चर्चा कर रहे हैं। 2 या 3 डायमेंशनल का चर्चा बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सारा से अच्छी तरह से नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे आए। अभी हम समझे हैं क्या पीरियोडिक मोशन। आगे जाएंगे ना, एक और है सिंपल पीरियोडिक मोशन, वो तो बताए नहीं, बताएंगे आगे। एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक या सिंपल पीरियोडिक मोशन भी उसे हम कह सकते।
अब आते हैं दोलन या कंपन गति। दोलन या ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत बार यूज किए होंगे। ये बहुत वाइब्रेट कर रहा है, मोबाइल वाइब्रेशन में डाल दो। वाइब्रेशन भी एक प्रकार की क्या है, गति है, जिसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और बहुत लोगों को दोलन या कंपन अलग अलग शब्द बुझाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोलन कंपन एक दूसरे के पर्यायवाची है। कंपन को ही दोलन, दोलन को ही कंपन कहते हैं। और इसका जिक्र बहुत आपके होंगे कि मेरा शरीर कंपन कर रहा है, मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। यूज किए हैं कि नहीं? तो वो जो वाइब्रेशन है वो भी एक प्रकार की गति है। अब दोलन गति कैसी गति? ऐसी आवर्त गति, ऐसी यानी सारा दोलन पहले क्या है? ऐसी आवर्त गति जो निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होता हो, आगे पीछे या ऊपर नीचे होता हो, तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। ऐसी आवर्त गति, ऐसी आवर्त गति जिसमें वस्तु आगा पीछा, आगा पीछा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, आगा पीछा, आगा पीछा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, उसे क्या कहेंगे? सिलाई मशीन का सुई, सिलाई मशीन का ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, कौन सी गति? अरे अल्लाह का ही करते। सिलाई मशीन की सुई की गति वो ऊपर नीचा करते रहता है ना, करता रहता है कि नहीं? झूला झूला आगा पीछा, आगा पीछा, झूला झूला आगा पीछा, कौन सी होता है? अल्लाह मत करिए, कौन सी गति? दोलन गति। झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, गाड़ी के पेंडुलम की गति, आगा पीछा, ऊपर नीचा, आगा पीछा, ऊपर नीचा, कौन सी गति? कोई दिक्कत? समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, सभी दोलन गति आवर्त गति है, सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। पृथ्वी की गति आवर्त गति है कि नहीं है? लेकिन पृथ्वी की गति दोलन गति, क्योंकि पृथ्वी आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, इसलिए पृथ्वी की गति दोलन या कंपन गति नहीं है। दैट सॉल्व। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? तो 2 2 4 2 6 प्रकार की गति पर है, और हमको लगता है कि 6 प्रकार की गति को आप समझ लिए होंगे क्या? और कहीं अब कोई दिक्कत है? नहीं ना है? कितने प्रकार की गति पर है? और आपको बता दी, कोई भी वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की गतियों में रह सकती है। जो दोलन कर रहा है वो आवर्त गति भी कर रहा है। क्लियर है ना? जो घूर्णन कर रहा है वो वृत्तीय गति भी कर रहा है। जो रैखिक कर रहा है वो स्थानांतरित भी कर रहा है। कोई दिक्कत? बात समझ गए? लीनियर मोशन 1 मिनट, रैखिक गति, ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरित गति। दोनों को समझ गए? सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर होने वाली गति को केवल सीधी रेखा पर
दूसरा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, और चौथा रोटेशनल मोशन, यानी वृत्तीय या गोलाकार मार्ग पर होने वाले गति को वृत्तीय गति, या किसी एक्सिस के चारों ओर होने वाले वृत्तीय गति को घूर्णन गति, किसी एक्सिस के चारों ओर होने वाले गति को। चौथा पेरियोडिक मोशन, आवर्त गति, और ऑसिलेटरी मोशन, दोलन या, अब दोलन या कंपन का मतलब समझ गए? आगा पीछा, ऊपर नीचा, क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? क्या कोई वस्तु एक समय में एक ही प्रकार की गति में रह सकती है? जरूरी नहीं है, ठीक है। यह भी हो सकता है कोई एक समय एक ही प्रकार की गति में हो, लेकिन यह कहना कि एक समय में एक ही प्रकार के गति में ही हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई वस्तु एक समय में, एक ही समय में एक से अधिक प्रकार के गतियों का प्रदर्शन, क्लियर? सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति, क्लियर? अब तो गति के प्रकारों को आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, क्योंकि पूरा डिटेल बात बता दिए। बाकी और भी कई गति के प्रकार हैं, जैसे कि प्रक्षेप गति, जैसे कि सरल आवर्त गति। तो प्रक्षेप गति को हम यहां समझे तो इसके लिए बेटर होगा कि हम उस चैप्टर में ही जाकर उस गति को समझे। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति से जुड़ा एक चैप्टर ही आप में है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहां नहीं समझेंगे, डायरेक्ट एक चैप्टर ही बना हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उस चैप्टर में ही जाकर हम समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाए। डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, डिस्टेंस और भाई प्रिंस यादव को ब्लॉक करो, तो ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो, नौकरी करने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वैसे दूरी तो हम अपने दैनिक जीवनों में रोज ना कभी कभी इस्तेमाल करते ही करते है कि ना? आप अपने डेली लाइफ में बोलचाल की भाषा में दूरी शब्द का तो बिल्कुल इस्तेमाल करते होंगे, और वो क्या है निश्चित तौर पर आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट से आपको मुलाकात तभी होती है जब आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हैं। यानी दो शब्द जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेंट और डिस्प्लेसमेंट, इनमें एक शब्द आपसे भली भांति परिचित है, इतने ज्यादा परिचित है इस डिस्टेंस से, दूरी से, कि आप इसका बोलचाल की भाषा में लगातार इस्तेमाल करते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। कभी किए हैं क्या? बोले हैं कि सुनमा रे क्या डिस्प्लेसमेंट कर दिया है?
नहीं ना किए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसे शब्द है जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं होते हैं। आइए हम इन दोनों को समझते हैं फिजिक्स के टर्म में। सबसे पहले दूरी क्या है? तो जब कोई वस्तु गतिशील होगा तो वो पथ की या रास्ते की कुछ लंबाई तय करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा संभव है कि वस्तु गतिशील और रास्ते की लंबाई तय नहीं करे? क्या यह संभव है? एक वस्तु अगर गतिशील है दोस्तों, एक वस्तु अगर गतिशील है तो वो रास्ते या पथ की कुछ लंबाई तो तय करेगा ही करेगा। ये बात तो फिक्स है। क्या यह संभव है कि गतिशील वस्तु पथ या रास्ते की कोई लंबाई न तय करे? क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो कोई भी गतिशील वस्तु गति के दौरान पथ या रास्ते की जो लंबाई तय करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है। कोई गतिशील वस्तु गति के दौरान, कोई गतिशील वस्तु गति के दौरान रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई जो तय करती है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप मुसल्लफपुर हाट से गांधी मैदान गए गति करते करते, और मुसल्लफपुर हाट से गांधी मैदान की दूरी मान लीजिए 1.3 किलोमीटर है, तो 1.3 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी हो गया। कोई दिक्कत? तो दूरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गतिशील वस्तु द्वारा जो पथ या रास्ते की लंबाई तय की जाती है वही गतिशील वस्तु की दूरी कहलाती है। अब समझना है क्या? विस्थापन क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो समझिए सबसे दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक गतिशील वस्तु का डिस्प्लेसमेंट अगर हमें जानना है तो हमें दो स्थितियों का पता रहना अनिवार्य है। अब वो दो स्थिति कौन है? सबसे गति जहां से शुरुआत हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। और गति जहां पर समाप्त हुआ, लास्ट पॉइंट, अंत बिंदु। अगर आपको गतिशील वस्तु का क्या जानना है तो आपको पहले उन दो बिंदुओं के बारे में जानना पड़ेगा। एक वो बिंदु जहां से वस्तु ने गति को प्रारंभ किया है और एक वो बिंदु जहां पर गति समाप्त हुई है। इन दो बिंदुओं को जाने बिना विस्थापन को जाना। तो अगर हमें एक गतिशील वस्तु का विस्थापन जानना है तो सबसे पहले तो आप गति समाप्त होने का इंतजार कीजिए। चलते चलते विस्थापन नहीं मापा जा सकता। क्लियर है? विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए दो बिंदुओं को क्लियर कर लेना अति आवश्यक है। एक प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंत बिंदु, इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु जहां से वस्तु गति प्रारंभ किया है और अंतिम बिंदु जहां पर वस्तु ने आकर गति को समाप्त किया है। क्लियर हो गया? एक गतिशील वस्तु के द्वारा उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? सबसे छोटी दूरी को। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं ये प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। वस्तु मान लेते हैं यहां से गति प्रारंभ किया, यहां पर आकर रुक गया, यहां पर आकर रुक गया। ये अंत बिंदु है और ये रास्ते की लंबाई है।
इस तरह गति करके यहां आया है। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंत बिंदु है। तो इनके बीच की सबसे छोटी दूरी, इनके बीच की सबसे छोटी दूरी यही न होगा, यही न होगा। लाइन मेरा टेढ़ा हो गया है, सीधा होगा बिल्कुल। तो ये सबसे छोटी दूरी है, यही दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? रास्ते के लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्लियर? तो अगर हमें गतिशील वस्तु का विस्थापन जानना है तो पहले किन किन बिंदुओं को जानना पड़ेगा? क्या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जानकर, प्रारंभिक या अंतिम बिंदु को जाने बिना विस्थापन को जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। आपको यह जानना ही पड़ेगा, आपको जानना ही पड़ेगा। क्लियर? रास्ते के लंबाई को दूरी कहते हैं और प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब दूरी भी समझ गए और विस्थापन भी समझ गए। अब दूरी भी समझ गए और विस्थापन भी समझ गए। भिन्न भिन्न गति के स्थिति में, भिन्न भिन्न गति की स्थिति में, हाँ, एक अभिषेक कुमार है, बहुत अच्छा विस्थापन के बारे में शब्द इजाद किया है, शॉर्टकट रास्ता। बिल्कुल सही, ठीक है, शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए। विस्थापन सीधी लाइन है, ठीक है। इनका कहना शॉर्टकट रास्ता ही विस्थापन है। बिल्कुल सही बात है, ना होगा। शॉर्टकट मतलब सबसे छोटी दूरी। अब शॉर्टकट नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? अनुभव करने वाली बात है। चलिए, मतलब अब नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि क्या बोला है अभिषेक कुमार। आइए अब ये समझते हैं, भिन्न भिन्न गति के स्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न गति के स्थितियों में दूरी और विस्थापन के बीच क्या संबंध हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न गति के स्थितियों में दूरी विस्थापन से बड़ा भी, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकते। गति के भिन्न भिन्न स्थितियों में दूरी और विस्थापन के बीच क्या संबंध बनेगा, हम उसका जिक्र करते हैं। हम दूरी समझ गए जो रास्ते की लंबाई है, हम विस्थापन समझ गए जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो गति के विभिन्न अवस्थाओं में दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये तब जब वस्तु एकदम सीधी रेखा पर गतिशील हो। जब कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा पर गतिशील हो तो ऐसी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर होगा, और किसी भी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर, और किसी भी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर नहीं होगा। तो एक गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर है तो निश्चित ही पथ उसका सीधा होगा। अन्य किसी भी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो दूरी, गतिशील वस्तु का दूरी विस्थापन कब बराबर होगा, इस बात को समझे कि नहीं? जब वस्तु सीधी रेखा पर गतिशील हो। जब वस्तु सीधी रेखा पर गतिशील हो। क्या अन्य किसी स्थिति में भी दूरी विस्थापन के बराबर होगा? क्या किसी अन्य स्थिति में भी दूरी विस्थापन के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? दूसरी स्थिति पर आ सकते हैं। अगर दूरी विस्थापन से क्या है,
बराबर है। अगर दूरी विस्थापन से बराबर है, सोइए नहीं, तो निश्चित ही किस रेखा पर गति हो रही है? वक्र रेखा, कवर्ड लाइन। अगर दूरी विस्थापन के बराबर हो, अगर दूरी विस्थापन के, तो वस्तु एकदम सीधी रेखा पर गतिशील है। लेकिन अगर दूरी बड़ा हो और विस्थापन, तो निश्चित ही गतिशील वस्तु का पथ कैसा है? वक्र है, कवर्ड है, सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़े मेढ़े पथ पर होने वाली गति के स्थिति में निश्चित ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके विस्थापन से बड़ा होगा। तो अगर दूरी विस्थापन के बराबर है तो हमें क्या पता लगेगा? अगर दूरी बड़ा है, विस्थापन छोटा है। क्लियर? दूसरी स्थिति समझे? तीसरी स्थिति, अगर आप कहिएगा कि विस्थापन बड़ा, विस्थापन दूरी से क्या है, तो इसका मतलब है कि यह संभव ही नहीं है। कभी भी मुंह में इंसेक्ट चला गया, अब अंदर कर देते। अरे हला काय कर रहे? प्रोटीन का स्रोत है, चैन हो जाइएगा ना। अल्लाह कर। मानव का पूर्वज जो है मौन से खाता था, कीड़े मकोड़े को पड़ के। कृषि का आविष्कार तो हाल फिलहाल नवपाषाण काल में हुआ है। अरे ध्यान दीजिए, अगर विस्थापन दूरी से बड़ा है तो यह संभव है नहीं। एक गतिशील वस्तु के किसी भी स्थिति में यह संभव नहीं होगा कि विस्थापन दूरी से बड़ा। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी के बड़ा हो सकता। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि दूरी किसी भी स्थिति में शून्य नहीं हो सकता। दूरी किसी भी स्थिति में शून्य, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य। अब विस्थापन शून्य होने का मतलब है कि वस्तु जहां से गति प्रारंभ किया, तो जब वस्तु मान लीजिए गति किया, घूमते फिरते जहां से गति प्रारंभ हो वहीं पर पहुंच जाए, तो प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी, प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी। तो जहां प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु वही हो जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्याम पटना बस स्टैंड से 7 बजे सुबह रांची के लिए निकला, रात 9 बजे उसके द्वारा किया गया विस्थापन शून्य है, तो वो कहां पर है? कहां पर है? पटने में है कि नहीं है? सवाल पूछ दिया कि एक व्यक्ति मोहन बेगूसराय बस स्टैंड से सुबह 9 बजे खगड़िया के लिए निकला। ठीक है, मोहन सुबह 9 बजे बेगूसराय बस स्टैंड से खगड़िया के लिए निकला। शाम 4 बजे उन्होंने देखा कि उनके द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 है, तो मोहन कहां पर है? मोहन बेगूसराय में है। विस्थापन 0 होने का मतलब जहां से गति प्रारंभ हुआ वहीं पहुंच गया, जहां से गति प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो 4 स्थितियों का यहां पर हम जिक्र किए हैं, और हमको लगता है कि चारों स्थिति आप समझ गए हैं और एक दूसरे को समझा भी सकते हैं। क्लियर? जब दूरी विस्थापन के बराबर हो तो यह क्या संदेश देता है? कि गतिशील वस्तु का पथ
सीधे पथ के अलावे अन्य किसी भी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर नहीं हो सकता है। जब दूरी विस्थापन से बड़ा हो, जब दूरी विस्थापन से, तो इसका मतलब निश्चित ही गतिशील वस्तु का पथ, निश्चित ही गतिशील वस्तु का पथ वक्र, निश्चित ही गतिशील वस्तु का पथ। क्या दूरी विस्थापन से बड़ा हो, क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? किसी भी स्थिति में गतिशील वस्तुओं के लिए संभव है, किसी भी स्थिति में गतिशील वस्तुओं के लिए संभव है। दूरी कभी भी गतिशील वस्तु का शून्य है, लेकिन गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य है। जब वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे अंत में वहीं पर पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए क्योंकि अंतिम प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह पर हो गया। अगर जहां से गति प्रारंभ हुआ वहीं पर पहुंचा है तो क्लियर, कोई दिक्कत? और एक बात और याद रखना है कि गति को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेकर पढ़ते हैं तो विस्थापन ऋणात्मक भी, निगेटिव भी हो सकता है। गति को जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेकर पढ़ा जाए तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। विस्थापन भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन दिशा के कारण विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ना तो शून्य होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? समझ गए? दूरी और विस्थापन को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर। भौतिक राशि। फिजिकल कहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? समझ गए? समझा दीजिएगा। समझने का मतलब ये भी है कि आप दूसरों को समझा सके। समझे कि नहीं समझे? हाँ। और आप ये दिमाग में नहीं लाइए कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में वही पूछा जाएगा जो करवाया जाएगा। ठीक है? परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछेगा इसका टेंशन, परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके चैप्टर के लास्ट में करवाया जाएगा। उससे बाहर नहीं पूछेगा। पूछेगा तो उसको कौन बनाएगा? कोई नहीं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं। आप पढ़ रहे हैं ना? आपका दोस्त किसी और कोचिंग में पढ़ता है, बुला लीजिए, बुला लीजिए कि आ जाओ डिबेट कर ले मोशन पर। अगर आप पीछे रह जाइएगा। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, हल्ला मत करिए, ठीक है? हल्ला कर रहे हैं सिस्टर लोग को दिक्कत हो जा रहा है। हल्ला नहीं कर, अरे फिर हल्ला करते हैं। अब वैसे अभी शांति से रहिए, नहीं तो सरकारी नौकरी में बार दिन आपको ड्यूटी पब्लिक के सामने करना होगा, तब आप हल्ला से दिमाग खराब हो जाएगा आपको, तब समझ में आएगा क्लास में क्या कर रहे थे, है ना? अब है बैंक मैनेजर, बैंक क्लर्क सबको देखे हैं? बोलते रहिएगा तो कुछ नहीं सुनेगा। हल्ला से वो इतना ज्यादा अभ्यस्त रहता है कि उसको लगता है क्या नौकरी कर लिया हूं। ठीक है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ये बात आप जान चुके हैं ना? जिसे मापा जा सके, वेरी गुड, जिसका मेजरमेंट कर सके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को दो भागों में बांटा जाता है, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर, यानी कि अदिश। ठीक है? भौतिक राशि को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सदिश और
कुछ भौतिक राशि है जिसको बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं। कुछ भौतिक राशि को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे तापमान, ये भी एक भौतिक राशि है। तो अब कहिएगा ताप है इसमें, तो आपसे पूछेगा कितना केल्विन है, तो 10 केल्विन है। क्या आपसे पूछेगा तापमान किस दिशा में 10 केल्विन है? हाँ? नहीं। तापमान को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। तापमान को बताने के लिए परिमाण की आवश्यकता है कि 10 केल्विन है, 50 केल्विन इसका टेम्परेचर है। तापमान को बताने के लिए क्या दिशा की आवश्यकता है? नहीं ना। तो तापमान कैसी भौतिक राशि? अदिश। लेकिन वही कुछ भौतिक राशि को बताने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता भी होती है। कुछ भौतिक राशि को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बल। आपसे पूछे कितना बल लगा? 10 न्यूटन का। फिर किधर किधर मतलब क्या? बल। आप कहिएगा बल, आप कह दीजिएगा 10 न्यूटन बल लगा। सुनने वाला किधर लगा किधर लगा मतलब क्या पूछ रहा है? दिशा पूछ रहा है। जब तक ये नहीं बताएगा किधर लगा तब तक बल का संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। तो बल कैसी भौतिक राशि? तो ऐसी भौतिक राशियां जिसको बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम भौतिक राशि से परिचित होते जाएंगे और जहां भी भौतिक राशि से परिचित होंगे वहां पर 3 चीज क्लियर करेंगे कि इसका मात्रक क्या है, इसका बीमा क्या है और ये कौन सी भौतिक राशि। अभी हम 2 भौतिक राशि से परिचित हो गए हैं। 2 भौतिक राशि से परिचित हो गए हैं। पहला दूरी। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। हालांकि गाड़ी में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर में किलोमीटर में दूरी मापा जाता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है दूरी का? अगर मीटर है तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? एल। तीसरा, यह कैसी भौतिक राशि है? आदिश। क्लियर? दूसरा आप क्या जान चुके हैं? विस्थापन। इसका भी ऐसा ही मात्रक बीमा, लेकिन यह कैसा है? सदिश। क्योंकि इसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता। अब कहिए दिशा को हो तो विस्थापन में प्रारंभिक अंतिम बिंदु तय किए ना। क्या बिना दिशा जाने प्रारंभिक अंतिम बिंदु तय हो सकता है? तो विस्थापन आप तब जान पाइएगा जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जानिएगा, और प्रारंभिक अंतिम बिंदु तब जानिएगा जब दिशा जानिएगा। दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा ही मात्रक, दूरी और विस्थापन दोनों का बीमा, लेकिन दूरी विस्थापन सदिश राशि। मिलिए दोस्तों कल के क्लास में। अब सदिश अदिश चूंकि 11th क्लास का पॉइंट है तो उतना डिटेल में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन किसी भी एग्जाम में, ना रेलवे के एग्जाम में ना एसएससी, कहीं पर भी सदिश अदिश का कहिएगा बहुत डिटेल में जाकर पूछा जाता नहीं पूछा जाता है। बाकी हम भौतिक राशि को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्लियर करते जाएंगे कौन सदिश है कौन अदिश। क्या? हाँ, एक ही बट नीचे कहिए क्या? गति की दिशा तो मतलब क्या?
क्या बोले? मक्खी उड़ती है ना, हाँ, वो किसी दिशा में जा सकती है, उसको कुछ बोलेंगे? मक्खी किसी भी दिशा में, दिशा की गति की दिशा निश्चित ना हो, हाँ, वो भी कोई गति होती है? गति की दिशा तो निश्चित होगा ही ना। कहिए कि आपको गति की दिशा पता ना हो तो, क्योंकि मतलब गति हो रही तो किसी न किसी दिशा में तो होगी। जैसे मक्खी उड़ रही है, पता नहीं किस दिशा में उड़ जाएगी कभी, हाँ, उसको क्या कुछ बोलेंगे? तो मक्खी की गति कभी सीधी रेखा पर जा रहा है तो रैखिक, आपको गति तो बता ही दिए हैं। निश्चित गति बोल सकते हैं, क्या? अनियमित गति बोल सकते हैं, अनियमित गति? अनियमित गति का तो जिक्र है नहीं ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।